Hello everyone and welcome to Career the Warrior and undertaking of Kiran's Coma Zone। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने इस YouTube चैनल पर एक MCQ डिस्कशन सीरीज को स्टार्ट किया है। आज उसी के रिलेटेड हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के MCQs को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय। ऑप्शन ए है आपके पास रफी अहमद, ऑप्शन बी है कैलाश नाथ कटजू, ऑप्शन सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एंड ऑप्शन डी है हमारे पास कन्यालाल मैनिकलाल मुंशी। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा इसमें सही रहेगा। ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था किन्होंने लिखा था? तो देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किन्होंने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने कितना टाइम लिया था इस चीज को लिखने में और ये कहां पर लिखा गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इज द मैन हु हैंड रोट द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक ओरिजिनल फॉर्म में लिखा था। ठीक है, रायजादा ओवर हिज डेस्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब फॉर 6 months। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो रायजादा थे, इन्होंने ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी थी कहाँ पे तैयार की थी? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, जिसको अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब कहते हैं। उसके आगे इन्होंने बताया हुआ है कि कितने पेन्स इसको इंग्लिश कैलिग्राफी में लगे थे और हिंदी कैलिग्राफी में कितने पेन्स इन्होंने यूज किए थे। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं कि ये जो काम था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का कब स्टार्ट किया गया था? अगस्त 29, 1947 में व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी टू फॉर्मुलेट अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो ओरिजिनल कॉपी का काम था, हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखा जा रहा था, तो इसका जो काम था कब स्टार्ट किया गया था? अगस्त 29, 1947 में, जब ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्मुलेट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, उसके साथ आप देख सकते हैं कि उसके बाद कई सारे सेशंस हुए, 11 सेशंस, कुछ डिबेट्स, अमेंडमेंट्स हुई। उसके बाद इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? रेडी किया गया। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया तो उसके बाद हमारे ये जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने बोला कि अब हमें क्या करना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक हैंड रिटन फॉर्म में लाना है। ठीक है, और कौन से? इटैलिक स्टाइल में। किस स्टाइल में? इटैलिक स्टाइल में। तो इस चीज को, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने किस पर्सन को चुना? उनका क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को। ठीक है, तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने इस पर्सन को चुना जिन्होंने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक ओरिजिनल फॉर्म में लिखा था। ठीक है, उसके साथ आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ये जो पूरी बुक रेडी की गई, इसका कितना वेट है? 3.75 किलोग्राम। और इसको क्या टाइटल दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो कहां पर रखी गई है? वो पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी है, वहां पर रखी गई है। ठीक है, तो चलिए ये सारी कुछ चीजें थी जो कि हमें पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि ये हैंड रिटन फॉर्म में किन्होंने लिखा और इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको बनाने में कितना टाइम लगा था। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स? क्या क्वेश्चन पूछा गया हमें कि बताइए लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखी गई हैं? तो ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 34 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 17। तो बताइए कितनी सीट्स जो है वो लोकसभा में उनके लिए रिजर्व करके रखी गई हैं? किनके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब, जो हमारे एसटी वाले हैं, उनके लिए कितनी सीट्स रखी गई हैं? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितनी सीट्स रखी गई हैं? 47। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे ये जो लोकसभा, इसमें टोटल सीट्स कितनी होती हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी रखी गई हैं और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी रखी गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है लोकसभा में। टोटल सीट्स कितनी है? 543। कितनी है? 543। उसमें से 131 सीट्स जो हैं वो एससी और एसटी वालों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। अब एससी वालों के लिए कितनी रखी गई हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। 84 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी, मतलब कि एससी के लिए 84 सीट्स हैं और एसटी वालों के लिए कितनी है? 47 सीट्स। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या है, हमारी जो लोकसभा है उसमें जो टोटल सीट्स होती हैं वो कितनी है?
कितनी है 543, उसमें से 131 सीट्स जो है वो एससी और एसटी वालों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। अब पर्टिकुलर एससी वालों के लिए कितनी है और एसटी वालों के लिए कितनी है, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हो आप कि एससी वालों के लिए कितनी है 84 सीट्स हैं और एसटी वालों के लिए कितनी है 47। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं हमारे यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो आपको मैं बता दूं ये जो हमारी यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 15। कितने होते हैं 15। उसमें से जो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं 5। परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं 5 और जो हमारे 10 मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स के उसमें आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितने परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ओनली 5 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अब ये जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं इनका जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है। ऑप्शन ए है 3 इयर्स, ऑप्शन बी है 4 इयर्स, ऑप्शन सी है 5 इयर्स एंड ऑप्शन डी है आपके पास 6 इयर्स। तो कितने साल का टेन्योर होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो हमारे राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका जो पूरा टेन्योर, जो उनका पूरा टाइम पीरियड होता है उनका जॉब करने का, काम करने का, वो कितने साल का होता है 6 इयर्स का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरीज एडवोकेटिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। तो बताइए कौन सी थ्योरी है वो। ऑप्शन ए है आपके पास डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ऑप्शन बी है फैबियन सोशलिज्म, ऑप्शन सी है लिबरलिज्म एंड ऑप्शन डी है आपके पास मार्क्सिज्म। अब क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर सकते हैं। क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थ्योरीज एडवोकेटिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। तो देखिए कौन सी थ्योरी है वो किससे रिलेट है, कौन सी थ्योरी जो है ये एडवोकेट करती है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सी थ्योरी है, मार्क्सिज्म थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। किसकी बात की गई है, लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो बताइए जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है फॉर द नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शंस यहाँ पे थोड़ा नीचे हैं आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 350 मेंबर्स, ऑप्शन बी है 400 मेंबर्स, ऑप्शन सी है 450 मेंबर्स एंड ऑप्शन डी है आपके पास 500 मेंबर्स। तो कितनी लिमिट जो है उसमें प्रिस्क्राइब की गई है, कितने लिमिटेड मेंबर्स उसमें आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने मेंबर्स हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितने, 500 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट। ये जो है एनडीए के एग्जाम में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जज ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न एंड ऑप्शन डी है हमारे पास द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ। तो हाई कोर्ट के जज को जो अपॉइंट करते हैं उनका क्या नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वही क्या करते हैं, हमारे हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग चूज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। इनमें से कौन क्या करता है, हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर को चूज करता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ऑप्शन ए है हमारे पास द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। ऑप्शन बी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ऑप्शन सी है द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड ऑप्शन डी है हमारे पास द हाउस ऑफ पीपल। तो कौन हमारे इन लोकसभा हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर को चूज करता है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा वो रहेगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अगर मैं बात करूं कि लोकसभा में जो हमारी लोकसभा है 2022 में उसके जो स्पीकर हैं उनका क्या नाम है, तो वो भी आप यहां से देख सकते हैं उनका क्या नाम है, ओएम बिरला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने रहते हैं? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 26 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 34। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? देखिए ऑप्शन सी में यहां ऊपर लिख देते हैं 26 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 34। तो टोटल नंबर ऑफ जजेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या रहेगा हमारा राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जो कि क्या है 34 जजेस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये जो इंक्रीज हुए हैं हमारे जजेस में, तो ये पहले भी इतने ही थे 34 या इससे कम थे? तो आप देख सकते हैं कि क्या था 1950 में ये कितने थे? 8। 1950 में टोटल चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग हमारे जो जजेस थे वो कितने थे? 8। उसके बाद 1956 में ये कितने हो गए? 11। ठीक है, 1956 में ये इंक्रीज होकर कितने पहुंच गए? 11। ठीक है, उसके बाद 1960 में कितने हो गए? 14। उसके बाद 1978 में कितने हो गए? 18। ठीक है, उसके बाद ऐसे ये करके करते करते ये इंक्रीज हुआ। 1986 में टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी? 26। और वैसे 2009 में वो 31 होगी। अगर मैं अभी की बात करूं 2019 से लेके अभी तक की जो संख्या है वो कितनी है? 34। मतलब कि हमारे जो टोटल जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, तो इनकी जो टोटल नंबर ऑफ वो हैं जजेस हैं हमारे, वो कितने हैं? तो आप देख सकते हैं कितने हैं? 34। ठीक है, कितने हैं? 34। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द यूनियन गवर्नमेंट अंडर हुज चार्ज इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो बताइए किसके अंडर होता है? ऑप्शन ए है हमारे पास द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, ऑप्शन बी है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी है हमारे पास द यूनियन होम मिनिस्टर। तो किसके अंडर होता है कैबिनेट सेक्रेटरीट का चार्ज? किसके अंडर होता है? तो देखिए जो इसका चार्ज होता है वो किसके अंडर होता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक अकाउंट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द, ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी है आपके पास पब्लिक। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि एट प्रेजेंटली इस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं? 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के हैं और 7 मेंबर्स कहां के हैं? राज्यसभा से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इश्यू ऑफ स्ट्रेंथनिंग द पंचायती राज। तो कौन सी अमेंडमेंट है? ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 73 एंड ऑप्शन डी है 86। तो बताइए कौन सी अमेंडमेंट है वो जो पंचायती राज के जो इश्यूज वगैरह हैं उनसे डील करती है? तो जो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। कौन सी अमेंडमेंट? 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी एनडीए के एग्जाम में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या दिया गया? हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं दो। क्या है? सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लोकसभा आर चार्जेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड सेकंड है इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर ऑफ लोकसभा रैंक्स हायर देन ऑल द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स अदर देन द प्राइम मिनिस्टर्स। अब आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही है या फिर दोनों गलत है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा पहले कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्या ये सही है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट में इन्होंने बोला कि सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द लोकसभा आर चार्जेड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस द स्पीकर ऑफ लोकसभा रैंक्स हायर देन ऑल द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स अदर देन द प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है
फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास नीदर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is not a feature of part 4th of the Constitution of India। आपको यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसका जो है पार्ट 4th का फीचर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास 5 ईयर टेन्योर फॉर पंचायत, ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया गया है 5 ईयर टेन्योर फॉर पंचायत। उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी फॉर पंचायत मेंबरशिप, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत सीट्स विलेज इंटरमीडिएट लेवल। अब देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पार्ट 4th से जो है रिलेट नहीं करती है, मतलब कि ये हमारी क्या हो जाएगी यहीं पे गलत। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं, रिजर्वेशन फॉर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ वुमेन, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बात करूं पार्ट 4th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें हमें 5 ईयर टेन्योर ऑफ पंचायत, ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, एंड हमारा ये जो लास्ट है रिजर्वेशन ऑफ फॉर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन देखने को मिलते हैं। उसमें जो फीचर हमें देखने को नहीं मिलता है वो क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत सीट्स विलेज एंड इंटरमीडिएट लेवल। इन दैट केस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is are correct with regard to the vice president of India। अब हमारे जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है उनके रिलेटेड अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें जो है वो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो बताइए वाइस प्रेसिडेंट के रिलेटेड क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? क्या उसको पार्लियामेंट का सच में मेंबर होना बहुत जरूरी है? तो ये चीज जो है इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब कि ये तो हमारा यहीं से गलत हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसके कैसे इलेक्ट किया जाता है, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक है। एंड ही इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, राज्यसभा का एक्स ऑफिस चेयरमैन होना चाहिए, ठीक है। तो इन दैट केस हमारा जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और फर्स्ट जो है वो हमारी एलिमिनेट हो गई है, ठीक है। तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है जिसमें हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को लिखा गया होगा? तो ऑप्शंस है हमारे पास फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी है फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी है सेकंड एंड थर्ड, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं जब वो अपनी पोजीशन पर आई मीन जैसे कि उनकी डेथ हो जाती है या इनकेस कोई और रीजन के कारण वो अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ देते हैं या रिजाइन कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं, ठीक है। और वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 63, आर्टिकल 66, मतलब कि ये चीजें क्या है वो भी आप इन डिटेल लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहती है वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए या जो भी मेन चीजें उनके लिए चाहिए वो सारे यहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो आप इनका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उनको नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर हैव कंप्लीटेड मोर देन 35 इयर्स ऑफ एज, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल स्टेट? तो अब बताइए इसमें से फेडरल स्टेट का फीचर कौन सा है? ऑप्शन स्टेटमेंट आपको फर्स्ट दी गई है, द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन। तो अगर मैं फेडरल सिस्टम की बात करूं तो इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हमारी आती है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट, मतलब कि ये तो हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद इसने बोला इट हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में नहीं है बल्कि वो रिटन फॉर्म में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ का है, तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी नेशन का है, इंग्लैंड का, ठीक है। वो क्या करते हैं अपनी प्रीवियस ईयर जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं उनके बेसिस पे नए लॉज और रूल्स वगैरह बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं, मतलब कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में है, ठीक है। तो ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है, मतलब कि जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जिसमें हमारी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following article of the Constitution of India make a specific mention of village पंचायत?
तो कौन से आर्टिकल में जो है विलेज पंचायत को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 40 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास आर्टिकल 246। तो बताइए कौन से आर्टिकल में जो विलेज पंचायत को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में। ठीक है, और ये भी आपको 2007 में क्वेश्चन एनडीए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। आज जो हम आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आए हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे 2007 से हैं। ठीक है, और लास्ट में एक दो क्वेश्चंस जो है वो हमारे 2008 से लिए गए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे वो 2008 के जो क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे हमारे एनडीए के और 2009 के, उसके ऊपर बेसिस होंगे, उसके ऊपर पूछे गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो पर्सन इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अनलेस ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 इयर्स। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 3 स्टेट्स। तो बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो हमारी सही रहेगी? अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी इसमें सही रहेगी? नो पर्सन इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर unless he has completed the age of 30 years। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 3 स्टेट, मतलब कि हम सेम पर्सन को जो है 3 स्टेट का गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब कि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ से बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए में है फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी है सेकंड ओनली, ऑप्शन सी है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑप्शन डी है हमारे पास नीदर फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन केस द जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जिसमें आ जाता है हमारा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the entry public health and sanitation is included in the constitution of India in union list, state list और concurrent list या फिर none of the above। अब अगर मैं इससे पहले बात करूं तो ये जो लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारे कौन से शेड्यूल में आता है? लिस्ट जो है ये हमारे 7th शेड्यूल में आती है। ठीक है, उसके साथ अगर मैं बात करूं तो ये जो लिस्ट है ये कितने टाइप्स की है? 3 टाइप की, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन की एंट्री है ये कौन सी लिस्ट में की गई है? स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में या फिर कंकरेंट लिस्ट में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है इसकी एंट्री कौन सी लिस्ट के अंडर की गई है? हमारी स्टेट लिस्ट के अंडर। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1950 एज। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2008 में एनडीए के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। तो बताइए कौन सा आंसर हमारा इसमें सही रहेगा? ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑप्शन डी है आपके पास इमरजेंसी प्रोविजंस। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से आप समझ गए होंगे कि जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी कहा जाता है, मतलब कि जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ एमसीक्यूज। इसी तरीके से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नए एमसीक्यूज लेकर आएंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं किरण कॉमर्स जोन पर। ठीक है, उसका जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से ऐप को डाउनलोड करके और इस पीडीएफ को दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।